दोस्तों, दुनिया में भारत की पहचान क्या है? जब ये सवाल आपके मन में आता है तो सबसे पहले आप किस चीज के बारे में सोचते हैं? मुझे यकीन है आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा ताजमहल। और मैं बता दूं कि आपका ऐसा सोचना गलत भी नहीं है, क्योंकि ताजमहल ही वो भारतीय मॉन्यूमेंट है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा पॉपुलर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक ताजमहल हर साल सिर्फ विदेशी टूरिस्ट से ही 110 करोड़ रुपए की कमाई करके भारत सरकार को देता है। और यह कमाई पूरे भारत में किसी भी मॉन्यूमेंट के द्वारा की जाने वाली कमाई से कई गुना ज्यादा है। ताजमहल, जिसे प्यार की निशानी कहा जाता है, सफेद संगमरमर से बना एक बेहद खूबसूरत मकबरा है जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। आपको बता दें कि ताजमहल को बनाने का काम सन 1632 में शुरू हुआ था और इस हिसाब से देखें तो यह इमारत करीबन 390 साल पुरानी हो चुकी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अभी तक ना तो इसका रंग बदला है और ना ही इसकी कोई दीवार या नींव कमजोर पड़ी है। सदियां गुजर चुकी हैं, लेकिन ताजमहल आज भी ज्यों का त्यों खड़ा हुआ है। जानकारी के लिए बता दी कि दुनिया में सीमेंट का आविष्कार सन 1824 में हुआ था। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि आज जहां सीमेंट से बनी हुई इमारतें 20 साल भी खड़ी नहीं रह पाती, वहीं 390 साल पहले बना ताजमहल आज कैसे टिका हुआ है? इसे बनाने में ऐसी कौन सी मटेरियल का इस्तेमाल किया गया कि इस पर धूप, बरसात और आंधी का कोई असर नहीं पड़ता? और आखिर कौन सी तकनीक से इसका निर्माण किया गया है? ये सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए बिना स्किप किए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, ताजमहल की कहानी तो आप में से मैक्सिमम लोगों ने सुन ही रखी होगी, फिर भी जो नहीं जानते उन्हें बता दें कि इसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी तीसरी बेगम मुमताज महल की याद में करवाया था। यही वजह है कि इसे प्यार की निशानी कहा जाता है। उस बेहद पुराने दौर में भी इसे बनाने की लागत 3 करोड़ से ज्यादा आई थी। सोचिए, उस समय 3 करोड़ की कितनी ज्यादा वैल्यू होती होगी। ताजमहल का निर्माण कार्य सन 1632 में शुरू हुआ और यह शुरू होकर 1648 में खत्म हुआ। यानी इसके निर्माण शुरू होने से अगर देखें तो यह 390 साल पुराना हो चुका है और काम पूरा होने के बाद भी अगर देखा जाए तो इसे बने हुए 370 साल तो हो ही चुके हैं। इतना लंबा अरसा बीत जाने के बावजूद ताजमहल आज भी अपनी सुंदरता से लोगों को हैरान करने में कभी फेल नहीं होता। बात चाहे इसके सफेद संगमरमर की हो, इसकी दीवारों पर की गई बारीक नक्काशी की हो या इसके हर तरह से परफेक्ट दिखाई देने वाले स्ट्रक्चर की, इसे देखकर लोगों के मुंह से बस एक ही वाक्य निकलता है और वो है वाह ताज। एक बार कोई इसे देख ले तो बिना पलक झपकाए देखते ही रह जाता है। आप में से काफी लोगों को लग रहा होगा कि मैं बढ़ा चढ़ाकर बातें कर रहा हूं, लेकिन आपको ऐसा सिर्फ तभी तक लगता है जब तक आप खुद इसे एक बार अपनी आंखों से नहीं देख लेते। ताजमहल में एक ऐसा जादू है कि इसे सिर्फ देखकर ही लोग इसके दीवाने हो जाते हैं और इसकी बेहतरीन कारीगरी के कसीदे गढ़ने लगते हैं। आज इस वीडियो में हम मुख्य रूप से ताजमहल की कारीगरी पर बात करेंगे और शुरुआत करते हैं इसकी नींव से, जो किसी भी इमारत के लिए उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। आपने सुना होगा कि नींव जितनी मजबूत होती है, इमारत उतना ही ज्यादा चलती है। लेकिन क्या आपको पता है ताजमहल की नींव पत्थरों या ईंटों से नहीं बल्कि लकड़ी से बनाई गई है? आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा होगा और आप सोच रहे होंगे कि लकड़ी की नींव 390 साल कैसे टिक सकती है, लेकिन इसके पीछे की इंजीनियरिंग जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल ताजमहल की नींव लकड़ी से बनाने की सबसे बड़ी वजह वो यमुना नदी है जो इसके पीछे से बहती है। वो कैसे, चलिए आपको समझाते हैं। असल में ताजमहल की नींव जिस लकड़ी से बनाई गई वो कोई ऐसी वैसी लकड़ी नहीं, बल्कि इबोनी यानी आबनूस की लकड़ी है। ये लकड़ी पत्थर की तरह ही ठोस होती है, जिसके चलते ये पानी में तैरने की जगह डूब जाती है। इस लकड़ी की 2 सबसे बड़ी खासियतें ये हैं कि ये तो इसमें दीमक कभी नहीं लगता और दूसरा, इसके अंदर 30% या सिर्फ उससे अधिक नमी बनी रहे तो भी ये खराब नहीं होती। अब क्योंकि ताजमहल को यमुना नदी के किनारे बनाया जा रहा था, ऐसे में उस समय के इंजीनियर्स ने ये तय किया कि इसकी नींव पत्थर या ईंट से नहीं बल्कि आबनूस की लकड़ी से बनाई जाएगी, क्योंकि उन्हें पता था कि ईंट पत्थर से बनी नींव भले ही कितनी भी मजबूत हो पर कभी ना कभी तो खराब हो ही सकती है, मगर आबनूस की लकड़ी से बनी नींव अपनी जगह से टस से मस नहीं होगी।
और इसका कारण है यमुना नदी। असल में यमुना नदी की वजह से ताजमहल की नींव में लगी लकड़ी को पर्याप्त मात्रा में नमी मिलती रहती है, जिसकी वजह से सदियां गुजर जाने पर भी ये पूरी तरह मजबूती से अपनी जगह पर बनी हुई है और ताजमहल हमें तटस्थ खड़ा दिखाई देता है। यानी यमुना नदी ताजमहल की सिर्फ खूबसूरती में चार चांद नहीं लगाती, बल्कि ये इसे खड़ा रखने में भी पूरा मदद करती है। लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस तरह यमुना नदी का स्तर कम हुआ है, उससे आर्कियोलॉजिस्ट की चिंता काफी बढ़ गई है, क्योंकि अगर यमुना नदी का सूखना नहीं रुका तो ताजमहल की नींव को वो जरूरी नमी मिलना बंद हो जाएगी और ऐसी स्थिति में इसे गिरने से कोई नहीं रोक पाएगा। खैर, ये जब होगा तो भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट व इंजीनियरिंग संघ इसे बचाने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। लेकिन नींव में लकड़ी लगे होने का सुनकर आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि ताज की नींव में किसी सीमेंट या उसके जैसी किसी दूसरी मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि लकड़ी पर यह सब चीजें काम नहीं करती। मगर फिर ख्याल आता है कि ताजमहल के ऊपरी स्ट्रक्चर का, जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं, उसमें तो हर जगह पत्थर ही पत्थर लगे हुए हैं। फिर उन्हें किस तरह से आपस में जोड़ा गया और ये आज तक एक दूसरे से कैसे चिपके हुए हैं? जैसा हमने बताया, सीमेंट का आविष्कार सन 1824 में इंग्लैंड के जोसेफ एस्पिन ने किया था। कहते हैं कि जोसेफ ने सीमेंट बनाने का काम सन 1811 में शुरू किया था, जिसमें कामयाबी उन्हें 13 साल बाद जाकर मिली। खुद के द्वारा बनाए गए दुनिया के पहले सीमेंट को उन्होंने पोर्टलैंड सीमेंट का नाम दिया और उसके बाद से पूरी दुनिया में कंस्ट्रक्शन के काम के लिए सीमेंट का ही उपयोग होने लगा। मगर यह सब ताजमहल बन जाने के 200 साल बाद हुआ। ऐसे में ताजमहल के पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए किस चीज का उपयोग किया गया था? चलिए आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, आज के टाइम पर हमारे पास पत्थर, मार्बल और टाइल्स वगैरह को दीवार या जमीन पर लगाने व आपस में चिपकाने के लिए कई तरह के पदार्थ मौजूद हैं। लेकिन उस जमाने में टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की नहीं की थी। ऐसे में उन लोगों ने सिर्फ ताजमहल को बनाने के लिए एक बेहद खास किस्म का मिश्रण तैयार किया, जिसे सरूज नाम दिया गया। इस मिश्रण में करेली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, खाने वाला गुड़, कई तरह की दालें, चावल और गूंद आदि मिक्स किया गया। इस मिश्रण से ताजमहल में लगे संगमरमर के पत्थरों को आपस में चिपकाया गया और इस मटेरियल ने ऐसी पकड़ बनाई कि सदियां बीत जाने के बाद आज भी ताजमहल वैसा का वैसा ही खड़ा है। पिछले 370 सालों में हजारों बरसातें, सर्दी, गर्मी, धूप, हवा, धूल और सैकड़ों भूकंप भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाए और ये आज भी इतना मजबूत है कि आने वाले और कई सदियों तक ऐसे ही खड़ा रह सकता है। वैसे आपको बता दें कि ताजमहल को बनाने में सिर्फ संगमरमर का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि इसके निर्माण में कई सारे सेमी प्रीशियस स्टोन्स जैसे येमेनाइट, एकीक, लाजवार्ड, फिरोजा, सुलेमानी, मूंगा और लहसुनिया का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा कुछ बहुत ही ज्यादा दुर्लभ किस्म के स्टोन्स भी इस तामीर में इस्तेमाल किए हुए हैं, जिनमें अजूबा, पाई ज़ेहर, खाटू और तिलाई नाम सामने आता है। और इन सब स्टोन्स को भी उसी खास मिश्रण सरूज से ताजमहल की दीवारों पर चिपकाया गया था। इसकी मजबूती के बारे में ऐसा कहा जाता है कि दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग भूकंप भी इसको गिरा नहीं सकता। इसलिए ताजमहल को सिर्फ प्यार की निशानी नहीं, बल्कि मुगल कालीन इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना भी माना जाता है। ताजमहल के बारे में आपको एक कमाल का डिटेल बताएं, अगर आप इसकी मीनारों को गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि ये एकदम सीधी नहीं है, बल्कि एक सर्टेन एंगल पर बीच के मुख्य हिस्से से बाहर की तरफ झुकी हुई है। इन मीनारों को ऐसा गलती से नहीं बनाया गया, बल्कि जानबूझकर बनाया गया है, क्योंकि कोई बहुत तेज भूकंप अगर आ जाए तो उसके झटके से मीनारें अंदर की जगह बाहर की तरफ गिरे और बीच का मुख्य हिस्सा सुरक्षित बच जाए। उस जमाने में इंजीनियर्स की इतनी समझ और इतनी ज्यादा दूरदर्शिता होना वाकई में हैरान कर देता है। बिना आधुनिक संसाधनों के उन लोगों ने किस तरह से इस खूबसूरत मकबरे को बनाया होगा, ये सवाल इसे दुनिया के 7 अजूबों में से एक बनाता है और हम सब भारतीयों को अपनी इस राष्ट्रीय धरोहर पर गर्व होना चाहिए। वैसे आप में से कितने लोगों ने आगरा जाकर ताजमहल को देखा है और इसे देखने का आपका अनुभव कैसा रहा, कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना जरूर, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। मिलते हैं जल्दी एक ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।